दोस्तों नमस्कार। हिंदी की बिंदी चैनल पर आप सबका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर प्रदीप प्रसन्न और आप भी प्रसन्न होंगे ऐसा मुझे विश्वास है। तो आइए आज हिंदी व्याकरण, हिंदी भाषा, हिंदी साहित्य में कुछ नई बातें सीखते हैं। विद्यार्थियों, आज की वीडियो हम बना रहे हैं हिंदी एकांकी पार्ट 2। हिंदी एकांकी को लेकर के भाग 1 वीडियो हम पूर्व में बना चुके हैं और उस वीडियो के माध्यम से हमने बताया कि एकांकी को कितने भागों में हिंदी एकांकी को कितने भागों में विभाजित करें ताकि हम उसका उद्भव विकास देख करके उसकी यात्रा को पूरी तरह समझ सकें। तो उसमें हमने भारतेंदु युग और हिंदी एकांकी के उद्भव को समझा। प्रथम एकांकी के बारे में चर्चा की और भारतेंदु युग के दौर की, उस युग की महत्वपूर्ण एकांकियों को जाना। उसके बाद पार्ट 1 में ही हमने प्रसाद युग की एकांकियों को समझा, जाना, उनको देखा, उनकी विशेषताओं को रेखांकित किया। अब हम बात कर रहे हैं प्रसादोत्तर युग, यानी कि प्रसाद के बाद के युग में जो एकांकियाँ लिखी गई वो एकांकियाँ किस तरह की थी, कैसी रही। तो हम इस वीडियो में प्रसादोत्तर युग के बारे में चर्चा करेंगे हिंदी एकांकी को लेकर के। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हिंदी की बिंदी चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि हिंदी व्याकरण, हिंदी साहित्य और हिंदी भाषा से संबंधित जितने भी वीडियो, कोई भी प्रतियोगी परीक्षा या अकादमिक परीक्षा की तैयारी आप कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो आपको आसानी से हो सके। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। प्रसादोत्तर युग हिंदी एकांकी के विकास की तीसरी अवस्था है, जिसका समय सन 1938 से 1947 ईस्वी यानी कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व तक रहा। इसके भी हम दो उपसोपान, दो उपभाग मान सकते हैं। पहला है 1938 से 1940 ईस्वी तक और दूसरा 1941 से 1947 ईस्वी तक। प्रथम सोपान अर्थात इस काल के प्रारंभिक समय में हिंदी एकांकी में अपने समय की विभिन्न समस्याओं एवं परिस्थितियों पर तर्क वितर्क मिलता है। कुछ विचित्र एवं क्रांतिकारी परिस्थितियों ने विषय, शैली और दृष्टिकोण को भी नया मोड़ दिया। हिंदी के अनेक एकांकीकार इस समय पाश्चात्य नाट्य शैलियों एवं विकसित प्रवृत्तियों से प्रभावित होकर उनका अनुकरण कर रहे थे। इब्सन, विलियम आर्चर्ड, बर्नार्ड शॉ आदि ख्याति प्राप्त पाश्चात्य लेखकों का प्रभाव हिंदी एकांकीकारों पर पड़ ही रहा था। अतः इस युग के एकांकीकारों ने परंपरागत एकांकी तत्वों का निर्वाह करने के साथ साथ अभिनव शिल्प रूपों को भी स्थान दिया तथा विषय की दृष्टि से एकांकी को मात्र मनोरंजन की वस्तु न बनाकर उसमें मानव जीवन की सामयिक समस्याओं एवं विरूपताओं का चित्रण प्रारंभ कर दिया। जैसा कि हमने हिंदी एकांकी के पार्ट 1 में चर्चा की कि परंपरागत रूप से जो हिंदी एकांकी लगातार लिखी जा रही थी, समाज में जिस तरह की समस्याएं थी उनको लेकर के, लेकिन प्रसाद युग के समय धीरे धीरे एकांकी का रूप बदला। पाश्चात्य नाटककारों का, एकांकीकारों का, चिंतकों का प्रभाव भारतीय लेखकों के ऊपर पड़ा और एकांकी विधा में भी वह परिलक्षित होता हुआ दिखाई देता है। तो उस प्रभाव के कारण एकांकी का रूप परंपरागत से थोड़ा सा बदला हुआ। परंपरागत रूप से भी चली, लेकिन कुछ चीज़ें पाश्चात्य से भी ग्रहण करके नए संदर्भों में, नए चित्रणों के माध्यम से हमारे सामने दिखाई देती है। अर्थात इस समय हिंदी एकांकी आदर्शवाद के एकांगी घेरे से निकलकर यथार्थवाद की ओर बढ़ा। सन 1940 से 1947 तक का समय भारत के लिए आपत्तियों का समय था। युद्ध की विभीषिकाएं, बंगाल का अकाल, आज़ादी के हुंकार, विदेशी शासकों के लोमहर्षक अत्याचार, चोर बाजारी आदि इन्हीं 7 वर्षों के भीतर की ही बातें हैं। इन सब ने हमारे चिंतन और हमारी कला को प्रभावित किया। एकांकी भी इनसे अछूता नहीं रह सका। कृत्रिमता की बजाय स्वाभाविक और सहज जीवन को प्रतिबिंबित करने वाले एकांकी की रचना प्रारंभ हुई।
अर्थात एकांकियाँ जैसा समाज में चल रहा था, जो स्थिति समाज में थी उसको बयां कर रही थी, और जो समाज का प्रतिबिंब झलकाती हो रचना, चाहे वो एकांकी हो या कोई दूसरी विधा हो साहित्य की, वो निश्चित रूप से अपने समय के साथ सरोकार तो करती ही करती है, साथ ही साथ आने वाले समय समाज या देश को, राष्ट्र को एक दिशा भी निर्धारित करने की कोशिश करती है। कृत्रिमता की बजाय स्वाभाविक और सहज जीवन को प्रतिबिंबित करने वाली एकांकी की रचना प्रारंभ हुई। इन एकांकियों में नाटकीय अभिनय के स्थान पर सरल अभिनयात्मक संकेत दिए जाने लगे। इसमें परंपरागत रंगमंच विधान संपूर्ण रूप से परिवर्तित हो गया और उससे सहजता, सरलता, स्वाभाविकता एवं यथार्थ के दर्शन होने लगे। शिल्प विधान के अनावश्यक आडंबर बंधन से इस युग का एकांकी साहित्य मुक्त हो गया। संकलन त्रयी को वस्तुतः इसी समय एकांकी का अनिवार्य अंग माना जाने लगा। परंपरागत रूप से रंगमंच पर बहुत सारी दिक्कतें थी, लेकिन यथार्थ में जब नए युग के परिवेश में नए शिल्प के साथ में चीज़ें निकलकर सामने आई तो एकांकी काफ़ी सरल हो गई, उसे लिखना भी और खेलना भी। और इसी समय में संकलन त्रयी यानी कि 3 महत्वपूर्ण चीज़ें जो एकांकी के लिए होती हैं, उनका भी विकास हुआ। अब एकांकी केवल साहित्यिक विधा न रह गई, अपितु इस युग में रंगमंच की स्थापना के साथ उसके स्वरूप में भी अंतर परिलक्षित हुआ। इस समय तक हंस तथा विश्वामित्र आदि पत्रिकाओं में एकांकी नाटक एकांकी के नाम से प्रकाशित होने प्रारंभ हो गए तथा इनकी प्रारंभिक भूमिकाओं में एकांकी के शिल्प आदि पर विचार प्रस्तुत किए जाने लगे। जिस प्रकार भारतेंदु युग और प्रसाद युग में हिंदी एकांकी की विविध प्रवृत्तियाँ उभरी थी, उसी प्रकार प्रसादोत्तर युग में भी हिंदी एकांकी की विविध प्रवृत्तियां परिलक्षित होती हैं। वास्तव में प्रस्तुत युग में भी पूर्व युगीन प्रवृत्तियों को ही आधार बनाकर एकांकी की रचना हुई, किंतु उनको आदर्शवाद के स्थान पर यथार्थवादी आधार भूमि पर निर्मित किया गया। देखिए, एकांकी को लेकर के बहुत सारे सवाल कई बार इस तरह से आते हैं, प्रसाद युगीन एकांकी के महत्व को स्पष्ट कीजिए, या प्रसादोत्तर युग की एकांकियों की विशेषताओं के बारे में लिखिए, या उस समय की परिस्थितियां कैसी थी जिन पर एकांकी का प्रभाव पड़ता है। तो इन तमाम तरह के प्रश्नों का उत्तर आपको इस वीडियो में मिलेगा। जब इस तरह की बातें होंगी तो आपको इस वीडियो की आवश्यकता होगी, तो गंभीरता से इसे देखिए, सुनिए और समझिए। वास्तव में प्रस्तुत युग में भी पूर्व युगीन प्रवृत्तियों को ही आधार बनाकर एकांकियों की रचना हुई, किंतु उनको आदर्शवाद के स्थान पर यथार्थवादी आधार भूमि पर निर्मित किया गया। प्रसादोत्तर युग में यद्यपि एकांकी की अनेक प्रवृत्तियों को प्रश्रय मिला है, तथापि सामाजिक एकांकी की प्रवृत्ति पर लगभग सभी युगीन एकांकीकारों ने अपनी लेखनी चलाई। अर्थात अनेक विषयों पर इस युग में इस प्रवृत्तियों के माध्यम से एकांकियाँ लिखी गई, लेकिन जो सबसे प्रभावी और अधिक मात्रा में एकांकी लेखन के लिए विषय चुना गया वो सामाजिक एकांकी के रूप में जाना जाता है, सामाजिक विषय है। प्रस्तुत युग के प्रमुख एकांकीकार डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने तो अनेक सामाजिक समस्या प्रधान एकांकियों की रचना करके हिंदी एकांकी साहित्य को बहुमूल्य धरोहर प्रदान की। इन्होंने जीवन की वास्तविकता को अपने एकांकियों का आधार बनाया। इस दृष्टि से इनके 1 तोले अफीम की कीमत, 18 जुलाई की शाम 10 मिनट, स्वर्ग का कमरा, जवानी की डिब्बी, आँखों का आकाश, रंगीन स्वप्न आदि एकांकी सामाजिक एकांकी की प्रवृत्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं। वर्मा जी के समान उपेंद्रनाथ अश्क का ध्यान भी विविध व्यक्तिक, पारिवारिक एवं सामाजिक समस्याओं की ओर गया। इनकी एकांकी रचनाओं में चरवाहे, चिलमन, लक्ष्मी का स्वागत, पहेली, सूखी डाली, अंधी गली, तूफान से पहले आदि सामाजिक दृष्टि से विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। इनमें लेखक ने युगीन सामाजिक रूढ़ियों, परंपराओं, विरूपताओं, विकृतियों एवं अज्ञानताओं का बड़ा ही प्रभावोत्पादक किंतु व्यंग्यात्मक चित्र उपस्थित किया है। युगीन एकांकीकार भुवनेश्वर रचित श्यामा एक वैवाहिक विडंबना, स्ट्राइक एक साम्यहीन साम्यवादी तथा प्रतिमा का विवाह आदि प्रसिद्ध हैं। इसमें सामाजिक बाह्य आडंबर, स्त्री पुरुष संबंध, यौन विषयक समस्याओं एवं प्राचीन अप्रगतिशील मान्यताओं का चित्रण किया गया है जो मानव जीवन के विकास पथ को अवरुद्ध किए हैं। श्री जगदीश चंद्र माथुर का दृष्टिकोण भी सामाजिक जीवन की समस्याओं के प्रति स्वस्थ एवं उदार रहा है।
वे उन एकांकियों को सफल नहीं मानते जो समाज से निरपेक्ष होकर मात्र साहित्यिक विधा बनकर रह जाते हैं। उन्होंने ओ मेरे सपने के पूर्व निवेदन में लिखा है कि कौन ऐसा लेखक होगा कि जिसकी कलम पर सामाजिक समस्याएं सवार न होती हों, अनजाने ही या डंके की चोट के साथ। इस विचार के अनुसार उनके मेरी बांसुरी खिड़की की राह, कबूतर खाना, भोर का तारा, खंडहर आदि एकांकी उल्लेखनीय हैं। इनमें सामाजिक बंधनों के प्रति तीव्र विद्रोही भावना व्यक्त हुई है। श्री शंभू दयाल सक्सेना रचित कन्यादान, नेहरू के बाद मुर्दों का व्यापार, नया समाज, नया हल, नया खेत, सगाई, मृत्युदान आदि एकांकी सामाजिक समस्याओं को प्रस्तुत करते हैं। सक्सेना जी पर गांधीवाद जीवन का प्रत्यक्ष प्रभाव परिलक्षित होता है। यही कारण है कि इनकी रचनाओं में सादा जीवन का महत्व, मानवतावादी दृष्टिकोण की प्रतिष्ठा, नैतिक उन्नयन के प्रति आग्रह, बाह्य आडंबर के प्रति घृणा एवं कर्तव्य के प्रति जागरूकता के दर्शन होते हैं। हरिकृष्ण प्रेमी ने बादलों के पार, वाणी मंदिर, सेवा मंदिर, घर या होटल, निष्ठुर न्याय आदि एकांकी रचनाओं में विविध सामाजिक समस्याओं का अंकन किया है, जिनमें विधवा समस्या, नारी की आधुनिकता, वर्ग वैषम्य, जातीय बंधन की संकीर्णता, प्राचीन परंपराओं एवं मान्यताओं की अर्थहीनता, पुरुष की वासना, लोलुपता एवं दुष्चरित्रता आदि का चित्रण प्रमुख रूप से किया गया है। भगवती चरण वर्मा कृत मैं और केवल मैं, चौपाल में तथा बुझता दीपक में पीड़ित मानव की अंतर्वेदना का करुण स्वर उभर कर सामने आया है। श्री रामवृक्ष बेनीपुरी रचित नया समाज, अमर ज्योति तथा गांव का देवता आदि रचनाएं सामाजिक समस्या प्रधान है। श्री सद्गुरु शरण अवस्थी ने भारतीय संस्कृति के आदर्शों को उपयुक्त एवं उचित तर्कों कसौटी पर कसकर उनको समाज के लिए उपयोगी सिद्ध किया, जिनमें बुद्ध, तर्क एवं विवेक का प्राधान्य है। इस दृष्टि से हाँ में नहीं का रहस्य, खद्दर, वे दोनों आदि विषय महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। इनके अतिरिक्त चंद्रगुप्त विद्यालंकार रचित प्यास तथा दीनू, श्री यज्ञदत्त शर्मा कृत छोटी बात, सात, दुविधा, एस.सी. खत्री रचित बंदर की खोपड़ी, प्यारे सपने, श्री सज्जाद जहीर रचित बीमार आदि रचनाओं में सामाजिक जीवन के सत्य को उभारते हुए और उनका सर्वपक्षीय चित्रण किया गया है। यानी कि इस समय की एकांकियों में बहुत सारे सामाजिक विषयों को समेटा गया है और समसामयिक दौर की जो समस्याएं हैं, समाज की जो विसंगतियां हैं, उनको रेखांकित किया गया है। प्रसादोत्तर युग राजनीतिक क्रांति का युग था। गांधी जी का प्रभाव राजनीतिक जीवन में विशेष रूप से पड़ रहा था। दूसरी ओर ब्रिटिश सरकार का दमन चक्र भी राजनीतिक क्रांति को कुचलने के लिए तीव्र गति से चल रहा था। एकांकीकारों ने तत्कालीन राजनीतिक समस्याओं एवं गतिविधियों का चित्रण करना तथा देशवासियों में देश प्रेम एवं स्वतंत्रता की भावना को प्रबल करना अपना महान कर्तव्य समझा। श्री भगवती चरण वर्मा ने बुझता दीपक में राजनीतिक दृष्टि से कांग्रेस के उच्च पदाधिकारियों अथवा नेताओं के खोखलेपन पर भी व्यंग्यात्मक। श्री हरिकृष्ण प्रेमी ने अपनी राजनीतिक रचनाओं में राष्ट्र के नवनिर्माण, देशभक्तों, भारतीय नेताओं एवं जनता की स्वतंत्रता प्राप्ति हेतु किए जाने वाले कार्यों, हिंदू मुस्लिम संघर्ष, सांप्रदायिकता, एकता की आवश्यकता, दास्ता की बेड़ियों को तोड़ने के लिए कृत संकल्प देशभक्तों की चारित्रिक महानता आदि को चित्रित किया है। इस दृष्टि से इनकी राष्ट्र मंदिर, मातृ मंदिर, मान मंदिर तथा न्याय मंदिर आदि उल्लेखनीय रचनाएं हैं। श्री लक्ष्मी नारायण मिश्र रचित देश के शत्रु शीर्षक एकांकी में उन स्वार्थ लोलुप व्यक्तियों पर व्यंग्यात्मक प्रहार किया गया है जो अपने क्षुद्र स्वार्थों की पूर्ति हेतु देश के प्रति अपने कर्तव्यों को भुलाकर देशद्रोही बन बैठे हैं। जगदीश चंद्र माथुर रचित भोर का तारा शीर्षक एकांकी में देशभक्ति, कवि के महान बलिदान की कहानी है। डॉक्टर सुधींद्र रचित खून की होली, नया वर्ष, नया संदेश, राखी संग्राम आदि तथा चंद्रगुप्त विद्यालंकार रचित कॉस्मोपॉलिटन क्लबों आदि रचनाएं राजनीतिक भावना से ओतप्रोत हैं। इस प्रकार युगीन एकांकीकारों ने राजनीतिक भावना से प्रभावित होकर राष्ट्रीयता का स्वर अपनी रचनाओं में प्रस्फुटित किया है। आलोच्य युग में कुछ देशद्रोही व्यक्तित्व या व्यक्तिक स्वार्थों के कारण ब्रिटिश शासकों का साथ दे रहे थे।
ऐसे देशद्रोहियों को देशभक्ति की शिक्षा देने की दृष्टि से एकांकीकारों ने ऐतिहासिक पात्रों के आदर्श एवं त्यागमय चरित्र को प्रस्तुत करके प्राचीन भारतीय गौरव की ओर ध्यान भी आकर्षित करवाया। डॉक्टर वर्मा के ऐतिहासिक एकांकियों में चारुमित्रा, पृथ्वीराज की आंखें, दीपदान, रात का रहस्य, प्रतिशोध, राज श्री आदि प्रमुख हैं। जगदीश चंद्र माथुर ने कलिंग विजय तथा शारदिया शीर्षक एकांकियों की रचना ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर की है तथा भारतीय सांस्कृतिक वातावरण का प्रभावोत्पादक स्वरूप चित्रित किया है। राष्ट्रीय ऐतिहासिक भावना पर सिकंदर, जेरूसलम आदि एकांकियों की रचना करके भुवनेश्वर प्रसाद ने अपने देश प्रेम का परिचय दिया है। हरिकृष्ण प्रेमी रचित मान मंदिर, न्याय मंदिर, मातृभूमि का मान, प्रेम अंधा है, रूप शिखा आदि राष्ट्रीय भावना से उत्प्रोत ऐतिहासिक रचनाएं हैं। श्री यज्ञदत्त शर्मा रचित प्रतिशोध तथा हेलन में भारत के गौरव में अतीत की झांकी प्रस्तुत की गई है। डॉक्टर सत्येंद्र रचित कुणाल, प्रायश्चित, विक्रम का आत्ममेघ की प्राचीन कथानक लेकर स्वस्थ तथा तार्किक विचारधारा का प्रतिपादन किया गया है। अर्थात ऐतिहासिक संदर्भों या पात्रों को लेकर के तत्कालिक रूप से जो पात्र, जो व्यक्ति देश के प्रति गद्दारी कर रहे थे, देशद्रोह कर रहे थे, उनको सबक सिखाने के लिए व्यंग्यात्मक कटाक्ष उनके ऊपर किया गया है। भारतीय सांस्कृतिक गौरव की प्रतिष्ठा, अतीतकालीन भारतीय गौरव की महत्ता तथा नागरिकों के चारित्रिक बल की अभिवृद्धि करने वाले आदर्श पात्रों की सृष्टि करके लेखक ने राष्ट्रीय पुनर्निर्माण में सहयोग प्रदान किया है। गिरिजा कुमार माथुर रचित विषपान, कमल और रोटी, वासुदत्ता आदि में देशभक्तिपूर्ण आत्म बलिदान तथा राष्ट्रीय स्वतंत्रता प्राप्ति हेतु किए गए शौर्यपूर्ण कार्यों का चित्रण है। श्री रामवृक्ष बेनीपुरी रचित संघमित्रा, सिंघल विजय, नेत्रदान, तथागत आदि इतिहास प्रसिद्ध घटनाओं पर आधारित हैं। इस प्रकार स्पष्ट है कि प्रसादोत्तर युग में अनेक एकांकीकारों ने बहुत बड़ी संख्या में ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के आधार पर एकांकियों की रचना करके प्राचीन भारतीय गौरव को वर्तमान के समक्ष रखा है। धर्म प्रधान देश के नागरिक होने के कारण भारतीय हिंदी एकांकीकारों ने अपने एकांकियों की रचना धार्मिक आधार पर करने की प्रवृत्ति इस युग में भी नहीं छोड़ी। श्री शंभुदयाल सक्सेना ने विशेष रूप से धार्मिक पौराणिक प्रसंगों पर आधारित एकांकियों की रचना की है। इन्होंने प्राचीन भारतीय सांस्कृतिक गौरव की प्रतिष्ठा करने की दृष्टि से उन गौरवशाली चित्रों को उपस्थित किया जिन्होंने भारतीय हिंदू संस्कृति की मर्यादा को बनाए रखा। इनके द्वारा रचित सीताहरण, शिला का उद्धार, उतराई, सोने की मूर्ति, विदा, वनपथ, तापसी, पंचवटी आदि एकांकी प्रमुख हैं। लगभग सभी एकांकियों में हिंदू संस्कृति की महत्ता, भारतीय आर्य सभ्यता के उच्चादर्शों, बौद्ध धर्म की भव्यता तथा भारतीय नैतिक दृष्टिकोण की श्रेष्ठता के स्वरूप का चित्रण किया गया है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने अंधकार तथा राजरानी सीता शीर्षक एकांकियों में पाप, पुण्य, प्रेम तथा वासना संबंधी प्रश्नों को उठाते हुए यह चित्रित किया है कि प्रेम के बिना वासना असंभव है। लक्ष्मी नारायण मिश्र रचित अशोक वन शीर्षक एकांकी में लेखक ने सीता के आदर्श चरित्र की विशेषताओं, पतिव्रत चारित्रिक बल, तार्किक बुद्ध तथा सात्विक प्रवृत्ति की आकर्षक झांकी प्रस्तुत करके नीति एवं मर्यादा पर विशेष बल दिया है। प्रोफेसर सद्गुरु शरण अवस्थी रचित कैकई, सुदामा, प्रींद, शंभुक, त्रिशंकु आदि एकांकियों में प्राचीन पौराणिक एवं धार्मिक पात्रों को मौलिक ढंग से नवीन तर्क, विचार, आदर्श एवं नैतिक तत्वों सहित प्रस्तुत किया है तथा इन पात्रों के माध्यम से प्राचीन भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति का गौरव गुणगान किया है। अवस्थी जी ने अतीत की व्याख्या आधुनिक तथा नवीन दृष्टिकोणों से भी की है। आलोच्य युग में अनेक एकांकीकारों ने अनेक हास्य व्यंग प्रधान एकांकियों की रचना करके विभिन्न समसामयिक समस्याओं की अभिव्यक्ति एवं समाधान प्रस्तुत किया है। इन एकांकीकारों ने उन विभिन्न समस्याओं पर व्यंग्यात्मक प्रहार किया है जो सामाजिक, साहित्यिक एवं राजनीतिक जीवन के लिए अभिशाप बनी हुई थी। उपेंद्र नाथ अश्क ने विशेष रूप से इस श्रेणी के एकांकियों की रचना की। इनकी कैसा साहब, काईसी बीबी, जोंक, पक्का गाना, घपले आदि रचनाएं हास्य व्यंग प्रधान हैं
भगवती चरण वर्मा रचित दो कलाकार तथा सबसे बड़ा आदमी में हास्यमय वातावरण की सृष्टि करते हुए व्यंग्यात्मक प्रहार किए गए हैं। गिरिजा कुमार माथुर बारात चढ़े, मध्यस्थ, पिकनिक, श्री पृथ्वीनाथ शर्मा रचित मुक्ति तथा डॉक्टर राम कुमार वर्मा रचित रूप की बीमारी आदि रचनाएं हास्य व्यंग्य प्रधान हैं। अर्थात हास्य के माध्यम से इस तरह से सामाजिक विकृतियों पर, विसंगतियों पर कटाक्ष करना कि उसे सहज रूप से थोड़ा सा स्वीकार कर सके पाठक या दर्शक। मनोवैज्ञानिक एकांकी की प्रवृत्ति का जन्म भी प्रसादोत्तर युग में हुआ। पाश्चात्य एकांकीकारों के प्रभाव स्वरूप हिंदी एकांकीकारों ने भी पात्रों के मन की गहराइयों में पहुंचकर उनके मनोभावों के चित्रण को परमावश्यक समझा। जगदीश चंद्र माथुर रचित मकड़ी का जाला शीर्षक एकांकी में अतीत की घटनाओं को स्वप्न के माध्यम से चित्रित करते हुए अवचेतन मन की ग्रंथियों का अत्यंत कलात्मक ढंग से चित्रण किया है। भुवनेश्वर प्रसाद रचित ऊसर प्रतिमा का विवाह तथा लोटरी आदि मनोविश्लेषण प्रधान मनोवैज्ञानिक रचनाएं हैं। इन रचनाओं पर फ्रायड के मनोविज्ञान का स्पष्ट प्रभाव है। श्री शंभुदयाल सक्सेना रचित जीवन धारणी, नंद रानी पंचवटी आदि गिरिराज माथुर द्वारा रचित अपराधी, श्री उपेंद्रनाथ अश्क रचित छठा बेटा, भंवर, अंधी गली, मेमना, सूखी डाली आदि मनोवैज्ञानिक रचनाएं हैं। इन एकांकियों में मन की अतृप्त इच्छाओं, महत्वाकांक्षाओं तथा मन की दबित अनुभूतियों का सजीव चित्रण किया गया है। इस प्रकार प्रसादोत्तर युग में पहुंचकर हर दृष्टि से एकांकी साहित्य का एक स्वतंत्र अस्तित्व परिलक्षित होता है। अनेक पाश्चात्य नाटककारों जैसे इब्सन, शाह, गॉल्सवर्दी, चेखव आदि एकांकीकारों की रचनाओं का हिंदी अनुवाद प्रारंभ हो गया था। इन अंग्रेजी एकांकियों के हिंदी अनुवादों की मांग रेडियो के क्षेत्र में अधिक थी। प्रोफेसर अमरनाथ गुप्त ने ए मिलन के एकांकी का हिंदी अनुवाद किया। कामेश्वर भार्गव द्वारा पुजारी शीर्षक हिंदी अनुवाद प्राप्त हुआ, जो बिशप्स कैंडेस्टिक्स का हिंदी अनुवाद है। इसके अतिरिक्त हेराल्ड विग्रहाउस की रचनाओं के भी हिंदी अनुवाद हुए। इस प्रकार आलोच्य युगीन एकांकीकारों ने विभिन्न नवीन प्रयोगों के द्वारा हिंदी एकांकी साहित्य को समृद्धशाली बनाया। तो कहने का तात्पर्य है कि प्रसादोत्तर युग में एकांकी की जो परंपरागत धारा चल रही थी उसमें कुछ नवीनता आई, पाश्चात्य प्रभाव उसमें दिखाई दिया और विशेष रूप से मनोवैज्ञानिक, हास्य व्यंग्य, सामाजिक और राजनीतिक कटाक्षों पर, इन पर टिप्पणियां करती हुई एकांकियां बहुतायत में लिखी गई। तो विद्यार्थियों, ये थी आज की वीडियो। आशा है वीडियो आपने पूरी देखी और आपको समझ में आई और आपके लिए लाभप्रद और ज्ञानप्रद साबित होगी। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और कमेंट्स करके हमें बताएं कैसी लगी, और अपने मित्रों के साथ इसे शेयर करें, साझा करें। और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि जो भी वीडियो आप बने उसकी सूचना, उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और वीडियो में जो भी बातें हम बता रहे हैं वो निश्चित रूप से आप समझेंगे, लेकिन एक निवेदन आपसे ये भी है कि आप नोट करते रहें चीज़ें, ताकि आप जब पुनरावृत्ति करें तो वीडियो को देखते ही आपको चीज़ें बहुत सारी सहज रूप से अपने आप स्मृति में आपके लौट आएँ। वीडियो आप पुनः देख सकते हो, ये आपके पास ऑप्शन है, एक बार नहीं कितनी बार देखिए, लेकिन आप नोट करते रहेंगे तो आप एक बार लिखेंगे, एक बार पढ़ेंगे, एक बार समझेंगे, एक बार उसका वाचन करेंगे, तो इस तरह से चीज़ें सरलीकृत हो जाएंगी आपके लिए। तो विद्यार्थियों, ये वीडियो आज यहीं तक ही। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए शुक्रिया, नमस्कार।